तो हम लोग, अच्छा चला दिया क्या आपने? तो चलो आज हम अब कल जहां हमने खत्म किया था उसके आगे शुरू करते हैं। तो हमने कल 2 सेशन लिए थे, है ना? क्योंकि कल हमने ऑडिट को ही पढ़ लिया दोनों सेशंस में। तो हम अब ऑडिट के थर्ड सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कल जितना पढ़ा था आपने उसको घर पे रिवाइज कर लिया होगा मुझे लगता है। तुमने नहीं करा? बस यही चाहिए, फिर कहते मार्क्स नहीं आते, है ना? पढ़ लेना बेटा, अभी शुरुआत हुई ऑडिट की। अच्छा, कल हमने जो डिस्कशन किया था, हमने ऑडिट की एक डेफिनेशन समझ ली थी, ऑडिट क्या है उसको समझ लिया था। अब मैंने दोनों बार रिवाइज करवा दिया, तो आपको एक बात समझनी है कि भैया हमें जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाए हैं सामने वाले ने, अब आप अपने आप को ना सीए समझना शुरू कर दो बेटा। बिना सीए समझे आप ऑडिट को तो पार नहीं कर सकते। ठीक है, सीए वाली फीलिंग तो ले लो कम से कम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आप बन गए हो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर ही सोचना कि अब आपको एक असाइनमेंट आया है। आपको क्या आया? एक असाइनमेंट आया। ध्यान रखना, वो असाइनमेंट कुछ भी हो सकता है। वो आपको एक बैंक का असाइनमेंट हो सकता है, वो आपको किसी कंपनी का असाइनमेंट हो सकता है। आप बस अब ये फीलिंग लेनी है ऑडिट पढ़ते समय कि अब क्या हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको काम आया, अब आपको इसके खातों की जांच करनी है और आपको क्या देनी है? एक ओपिनियन देनी है, एक राय देनी है। आपको क्या देनी है? एक ओपिनियन देनी है, राय प्रकट करनी है। राय के ऊपर मैंने कल भी बताया था, एक अलग से चैप्टर है, राय कितने तरह की होती है ये हम आगे जाके समझेंगे। पर अभी आपको समझना है कि आप वो एक फुल ईमानदार आदमी, ठीक है, वो कहते हैं ना, अब फुल ईमानदार आदमी को चाहिए फुल इज्जत। वो फुल इज्जत आपको कब मिलेगी? जब आप अपना काम ईमानदारी से करोगे। वो फिल्म का डायलॉग है ना, अपन को चाहिए फुल इज्जत टाइप्स। चलो, तो अब आप बन गए हो सीए। सीए की तरह सोचना, आपको देनी है एक ओपिनियन। किस पे ओपिनियन देनी है? उसके खातों पे, उसके लेन देन पे, उसके वित्तीय, ये कल याद कर लिया होगा आपने, वित्तीय विवरणों पे। ठीक है, खातों मतलब अकाउंट्स पे, ट्रांजैक्शंस पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको अपनी ओपिनियन देनी है। आप आगे बढ़ते हैं अपने। बेटा कल लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना है, राय देना है, राय प्रकट करना है। राय कितने भी तरह की हो सकती है, वो ये चेक करके बताएगा कि भैया आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये कल वाला एक बार मैं थोड़ा सा कनेक्ट बिठाने के लिए बता रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है आपके? ट्रू एंड फेयर, ध्यान से सुनना बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। ये कल हमने पढ़ा था। नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे लिख दोगे। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना ही है। राहुल समझ आ रहा है? अच्छा, तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपिनियन देना फेयर है कि नहीं है, ट्रू है कि नहीं है, ये आपको बताना है। अच्छा, ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर का मैंने कल आपको बता दिया था। ट्रू एंड करेक्ट मतलब होता है कि भैया सब कुछ सही और मैंने चेक किया, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेना। ठीक है, और ट्रू एंड फेयर का मतलब होता है देखो मैंने अपने बेस्ट एफर्ट किए थे, हो सकता है कोई चीजें छुपी रह जाएं। क्योंकि एक ऑडिटर को भैया वो ये कैसे कह सकता है कि सब कुछ मैंने देख लिया है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है? क्योंकि साल की ट्रांजैक्शन को अगले ने 2 दिन में 4 दिन में ऑडिट करना है, तो कुछ चीजें छूट सकती हैं। हालांकि कोशिश वो पूरी करता है कि भैया मैं उनको ढूंढ के मैनेजमेंट को, सरकार को, जहां जहां मैंने रिपोर्ट करना है, शेयर होल्डर्स को मैं रिपोर्ट कर दूं। ठीक है, अब आप भी सोचना यार, पूरे साल का काम है, आपको 4 दिन में चेक करने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे पॉसिबल है? नहीं ना। पर ऑडिट में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कुछ चीजें हो सकता है किसी बंदे ने ऐसी जर्नल एंट्री मारी है जो पकड़ में ही नहीं आ सकती, तो ये चीज पॉसिबल है। तो प्राइमरी जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? राय प्रकट करना। और सेकेंडरी क्या होती है? हमने कल डिस्कस क्या किया था? बोलो फटाफट से, बोलो 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 बोलो। हम्म, थोड़ा थोड़ा है ना। तो देखो क्या सीन है, सेकेंडरी में क्या होता है, आप एरर या फ्रॉड अगर आपको दिख गया है, एरर या फ्रॉड अगर आपको आइडेंटिफाई हुआ है, तो उसके ऊपर अगर सीए को एरर के डाउट हो गए या फ्रॉड के डाउट हो गए, तो अब क्या करेगा वो? एक्सटेंसिव प्रोसीजर लगाएगा। एक वर्ड होता है एक्सटेंसिव प्रोसीजर, यानी कि वो और ज्यादा काम करेगा, और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करेगा कि भैया मैं ढूंढूं, और ढूंढने के बाद क्या करेगा? ढूंढने के बाद क्या करेगा? उसकी रिपोर्टिंग करेगा। सिंपल सा फंडा है।
तो ये समझ लेना सेकेंडरी क्या है, अगर उसको गलतियां मिली या फ्रॉड मिला तो उसके लिए वो प्रयास करेगा और उसकी रिपोर्ट वो किसको दे देगा, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, जहां जहां जरूरत है वहां वो रिपोर्ट देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं जब आगे कहता हूं तो आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब मैंने बात किया ना आपसे बेटा फ्रॉड का, जब मैंने आपसे फ्रॉड और एरर की बात करी तो यहां पर आ जाते हैं। हालांकि मैं फ्रॉड के ऊपर कह रहा हूं ऐसे 240, ध्यान से सुनना, ऐसे 240 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग फ्रॉड। ध्यान से रखना कि देखो ऐसे मैंने आपको बेसिक में बताया था, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग बोलते हैं इसको बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, उसका ऐसे 240 हमें फ्रॉड के बारे में बताता है कि भैया अगर फ्रॉड हो गया तो ऑडिटर क्या करेगा। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको तो सिर्फ इतना याद करना है। ऐसे 240 में अगर ऑडिटर को लगा कि फ्रॉड है तो वो मेहनत करेगा और उस फ्रॉड को ढूंढेगा और मैनेजमेंट को बताएगा और जहां जहां जरूरत है वो उसको बता देगा। तो ऐसे 240 फ्रॉड के लिए होता है। हालांकि इसके साथ बेटा कुछ ऐसे 315 और ऐसे 330 का भी संबंध पाया जाता है। इसके लिए मैं आपको देखो ये ऐसे के बारे में ना पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ, पर मैं क्या करूंगा, मैं क्योंकि समय भी लिमिटेड है तो मैं इन ऐसे को तो आपको फेस टू फेस में नहीं दे रहा, पर इसके लिए ना मैं आपको एक डिजिटल मैंने एक रिकॉर्डिंग कर रखी है पहले से ही, वो सबको दे दूंगा, वो आप पढ़ लेना। उसमें सारे ऐसे में जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने के लिए है। वो 1-1.5 घंटे का शायद वीडियो होना चाहिए, उसमें मैंने पूरे ऐसे के बारे में जो जो पढ़ने के लिए थे वो बता दिए हैं। ठीक है, पर इसका संबंध 330 और 315 से है, ये याद रख लेना, बस इतना इतना काम आ जाएगा आपको। बाकी वो ऐसे वाली क्लास देख लेना। ठीक है। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है जेवीएनएल विद्युत विभाग में ना क्या होता है, ये क्वेश्चन तो पूछ लेता है आपके इस जूनियर अकाउंटेंट में अगर बात करें, हो सकता है वो उसने सिलेबस में नहीं डाला, अगर सिलेबस में डाला तो आप पढ़ लेना। ठीक है, तो एक क्लास पढ़ने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, तो एक बार उसको आप जरूर से देख लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो फ्रॉड के लिए ऐसे 240 है जिसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि वो क्या करे, और ऐसे 315 और 330 में थोड़ा इसके बारे में कि भैया 240 के साथ में आप क्या एक्टिविटीज करोगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत होके रखी हुई है। अब मैंने ऐसे 240 तो आपको बता दिया, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं एक ऐसे 200 के बारे में। ये है बेसिक ऐसे 200 से ना, हम ऑडिट जब पढ़ने की शुरुआत करते हैं ना सीए में, तो शुरुआत करते हैं हम ऐसे 200 से। ध्यान से सुनना भैया, घुन्नों की तरह मत बैठे रहना। ऐसे 200 में, ऐसे 200 में हम क्या करते हैं, ऑडिट पढ़ने की, ऐसे 200 पे हम क्या करते हैं, ऑडिट पढ़ने की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। अब ऐसे 200 क्या कहता है, ऑनलाइन वालों आप भी जागते रहना भैया, मैं बीच बीच में चेक करता रहूंगा आपको। ठीक है, हंसा मत करो यार आप लोग एक तो। ठीक है, तो अब उनको ऐसे तो जगाऊंगा, आप लोग तो मेरे सामने बैठे हो, वो ऑनलाइन वाला बेचारा रात को 12 बजे देख रहा होगा, तो उनको बार बार बोलना पड़ता है भाई मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अलर्ट हो जाता है वो सामने वाला। ठीक है, हाँ, हंसते हैं बावले। तो ऐसे दोस्तों ये कहता है कि भैया ध्यान से सुनना बेटा, ऐसे दोस्तों क्या कहता है कि ऑडिटर के क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या क्वालिटी है, ऑडिटर को अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देनी है। मतलब ये बेसिक क्या करता है आपको, ऑडिटर को, मतलब ऑडिटर को क्या प्रिंसिपल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारे ऐसे 200 बता देता है आपको। ठीक है, ऐसे 200 क्या है, आपका बेसिक शुरुआत है। ऑडिटर को ये बताता है कि भैया आपको इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देनी है, आपको कॉन्फिडेंशियल रहना है, आपको स्पेक्टिसिज्म, ठीक है, मतलब आपको शंका रखनी है हर चेक करते समय। सर शंका रखनी है, याद करो सीआईडी में क्या होता है, वो ऑफिसर क्या रखता है, दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है टाइप्स, करता नहीं, हाँ वैसे ही वैसे ही। आपने मीम्स भी देखे होंगे बहुत सारे इंटरनेट पे कि दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, वो गड़बड़ ये है बेटा, वो रखना प्रोफेशन सिखाता है। जैसे हमें सीए में क्या कहते हैं कि जब आप ऑडिट करने जा रहे हो ना, तो आप ये विश्वास मत करना कि वहां सही मिलना है कुछ, आप पहले से डाउट वाली सोच लेके जाना कि कहीं तो गड़बड़ मिलेगी, आपको ढूंढनी है गड़बड़। मतलब आप अच्छा अच्छा नहीं देखोगे, आप बुरा बुरा सोचोगे ताकि आप ढंग से काम कर पाओ। तो वही स्पेक्टिसिज्म, कॉन्फिडेंशियल, ये ऐसे 200 में आपको ये बोला जाता है कि आपको देखो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, उस आदमी की इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं बतानी। ठीक है, अब जब बात आती है ना कॉन्फिडेंशियल की बेटा, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। कॉन्फिडेंशियल ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल का मतलब समझ गए ना, क्या समझे कि एक की बात दूसरे को नहीं बोलना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल अपने कई बार वर्ड सुनते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ऐसे दोस्तों ये बोलता है कि आपको, आपके अंदर ये गुण होना चाहिए,
अब हम लोग तो क्या है, हमारे तो पेट में जमती नहीं, नहीं जमती ना, जब तक हम दूसरे को ना बताएं। कितने हैं ऐसे? एक भी नहीं है, हद ही होगी। चलो, पता है कि भैया मैं कैसे बोल दूं कि भैया मैं बातें इधर से उधर करता हूँ। ये सीए को ना बोला जाता है क्योंकि सीए के पास ना जो भी क्लाइंट आता है वो अपनी पूरी हिस्ट्री खोल देता है उसके सामने, वो सब बता जाता है। वो तो ये भी बता जाता है, उसकी बीवी को पता हो ना हो, उसकी बीवी को पता हो ना हो, उसके सीए को पता होता है कि भाई के पास कौन सी जगह कौन सा खाता है, कितने पैसे पड़े हैं, क्योंकि सीए के पास आकर वो उसका सोल्यूशन मांगता है। तो अगर सीए क्या करे, अगर उसके इन्फॉर्मेशन इधर उधर करना शुरू कर दे तो प्रोफेशन से विश्वास ही उठ जाएगा। भाई साहब एक बात ध्यान सुनना, सीए, डॉक्टर, एडवोकेट और पंडित जी या ऐसे कुछ और प्रोफेशन भी हो सकते हैं, लोग आकर उनसे अपनी पर्सनल चीजें शेयर करते हैं, वो उनका सॉल्यूशन देते हैं। एडवोकेट के पास जाकर आदमी ये तक बता देता है कि भाई मैंने मर्डर किया था, अब तू मुझे बचा। एडवोकेट को पता होता है उसके क्लाइंट ने मर्डर किया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुन रहे हो? एडवोकेट सीधा कहता है कि भाई तू जो हुआ है मुझे खुल के बता दे, मैं तेरी मदद ही करूंगा, जब तक तू मुझे पूरी बात नहीं बताएगा मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, बाद में मेरे को मत कहना। तो ये जो प्रोफेशन है ना उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का एक क्लोज होता है कि आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल रहना है, ठीक है, आपको इधर से उधर शेयर नहीं करनी है ये वाली बात। अच्छा, अगर वकील को पता भी है इसने मर्डर किया है और ये भी प्रूफ हो जाए बाद में कि मर्डर हुआ है और वकील को भी पता था, तो वकील को सजा नहीं होगी, क्योंकि वकील अपना काम कर रहा था, अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज है यहां पर, क्योंकि सीए के सामने आकर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें खींच जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों क्या करता है, देखो सीधी सी बात समझना, ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देता है, स्कोप देता है कि भैया देखो क्या देगा आपको, स्कोप देगा, क्या देगा, ऑब्जेक्टिव देगा, क्या देगा, प्रिंसिपल बताएगा आपको। कौन बताएगा? ऐसे 200 याद कर लेना बेटा, ये सारी चीजें आपको यहां पढ़ने को मिलेंगी। तो अब हम वन बाय वन क्या शुरू करने वाले हैं, ऐसे 200 में अब आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां पर, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि ऐसे 200 में से कौन सा उसका प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा उसका मूल सिद्धांत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं अब, है ना। चलो, पहला पॉइंट क्या है, मूल सिद्धांत। क्या है इसका मूल सिद्धांत, ऐसे 200। सबसे पहले तो देखो पहला पॉइंट क्या है, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्षता, मतलब इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मैंने बता ही दिया, तो वो क्या कहता है, ऐसे 200 क्या मांग कर रहा है एक सीए से कि ये सीए साहब, अच्छा ये शब्द आपको जगह जगह सुनने को मिलेगा अगर आपने सीए ज्वाइन किया था कभी, अगर आपने कभी सीए ज्वाइन किया था, तो आप जैसे सीए ज्वाइन करते हो ना, सीए की खासियत ये है कि आपको ना जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये बंदा सीए कर रहा है, वो सीए बना नहीं बना, शुरुआत से ही लोग उसको इज्जत देनी शुरू कर देते हैं, सीए साहब वर्ड जुड़ जाता है आपके साथ। जैसे ही मैंने जब सीए ज्वाइन करी थी ना, मैं सीए बना नहीं था भाई साहब, सीए बनने वाली फीलिंग लोगों ने देनी शुरू कर दी थी, सीए साहब वर्ड लग गया था। और आज तो सीए बनने के बाद बेटा फीलिंग ऐसी आती है ना, मान लो किसी आदमी को नहीं पता, आप कभी भी प्रैक्टिकल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं किसी शादी में गया, ठीक है, शादी में मैं वहां खड़ा था, तो अचानक से क्या हो गया, मेरे एक रिलेटिव थे दूर से आए हुए थे, उनको नहीं पता था मैंने सीए बीए करी है, तो मेरे पापा ने मुझे उनसे मिलाया। तो इतने में क्या हुआ, एक बंदा मेरा मतलब जो मुझे जानता था, वो शादी में आया हुआ था, तो आते ही कहता है, और सीए साहब कैसे हो। अचानक से मेरे रिश्तेदार की आंखों में ना चमक सी उठ गई, मतलब वो मेरे पापा को कहने लग गया आपका बेटा सीए है। तब मेरे पापा ने जब बताया, तो भाई साहब उसके बाद तो जो, हालांकि इस बात को समय बहुत हो गया, पर उसके बाद उनकी आंखों में जो चमक थी ना, जो इज्जत थी मेरे लिए, मेरे पापा के लिए, वो अलग ही हो गई भाई साहब। और आज जब भी मिलते हैं वो अलग, सीए साहब सीए साहब सीए साहब करके बात होती है। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, कभी कहीं जाते हैं आप तो उनको पता चल जाता है कि यार ये बंदा सीए है, ठीक है, तो अलग ही लेवल पे, मतलब समझ रहे हो ना, सीए होना तो भाई साहब अलग ही स्वैग है, उसको हम रोज फील करते हैं, रोज लोग हमें फील करवाते हैं कि भैया ये बंदा सीए है। तो ऐसी वाली बात है ना सर, आप सीए सीए रोज तारीफ करते हो, अरे बेटा देखो अब ऑडिट पढ़ाऊंगा तो सीए की तो बात करूंगा ही ना,
तो आप भी सीए बन चुके हो, मैंने बनाया ना अभी आपको सीए, आप भी फील करो रॉयल्टी। और घर जाके मम्मी को बोलना, मम्मी सही से बात करा करो, आपका बेटा सीए बन चुका है। चलो, और मम्मी ने लपड़ मारना है कि क्या बात कर रहा है। तो बेटा एक सीए में क्या क्या गुण होने चाहिए, जोक सपाट, बट बेटा जैसे ही आप सीए ज्वाइन करते हो और लोगों को पता चल जाता है ना, तो लोग आपको सीए बना देते हैं। और सीए इतना बड़ा नाम क्यों है, ध्यान से सुनना, सीए इतना बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि उससे ये सभी चीजों की उम्मीद की जाती है। पहले देखो गुण, देखो क्या मांगे जाते हैं सीए से, आपको इंटीग्रिटी रखनी है, सत्यनिष्ठा रखनी है, आपको ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, वस्तुनिष्ठता रखनी है और निष्पक्ष रहना है। ठीक है, सरकारें आपके नाम पे विश्वास करती हैं, सरकारें बिलीव करती हैं कि आपने अपना काम ईमानदारी से किया होगा, ऑडिट किया तो बढ़िया तरीके से किया होगा, और सरकार क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है आपके लिखे हुए को। दूसरा गोपनीयता, दूसरा क्या है, गोपनीयता। लोग ये मान के चलेंगे कि हमने अगर आपको कुछ कहा है तो आप इधर से उधर नहीं करोगे। ये गुण सीए से एक्सपेक्ट किया जाता है। सोचो कौन, कितने ऐसे प्रोफेशन है, इसीलिए सीए की इज्जत अलग ही है। कितने हैं इंडिया में सीए, कितने हैं इंडिया में सीए बेटा, इसीलिए सीए की इज्जत की जाती है इतनी। 140 करोड़ के देश में 2 लाख 2.5 लाख मैक्सिमम सीए हैं। अब रेशो तो निकालो, एवरेज तो निकालो, कितने सीए हैं। इसीलिए हम लोगों को वो कॉन्फिडेंस आता है जब हम किसी से बात करते हैं। आज किसी भी जगह पे मैं अपना आईडी कार्ड दिखाऊं तो एक अलग ही लेवल का स्वैग होता है वहां पे। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाना हो, किसी भी बड़ी कंपनी में जाना हो, मैं दिखाऊं मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीधी एक्सेस है। ठीक है, तो इसीलिए क्यों, इन गुणों के कारण। बेटा इस टॉपिक में देखना, इतने गुण है उसमें चाहिए, उम्मीद करता है हमारा इंस्टीट्यूट, हमें कहता है कि तुम्हें ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट कहता है हमें कि बेटा तेरे को ये चीज माननी पड़ेगी, मैं तेरे को एक नाम दूंगा, तेरे को ये फॉलो करना है। जब मैं सीए बन गया तो हमें ये पूरी एक बुक आती है फॉलो करने के लिए कि आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। एक कोड आता है, एक एथिक्स आता है, अगर मैं वो नियम फॉलो नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी है, इवन मेरे नाम का सर्टिफिकेट या मुझे जो मेंबरशिप होती है वो भी कैंसिल हो सकती है। तो एक सीए को ऐसे दोस्तों बोलता है कि आपको ये गुण फॉलो करने हैं। ठीक है, तीसरा कौशल और चातुर्य, दक्षता, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। अब एक सीए के पास वो नॉलेज होनी चाहिए करने की। जैसे मैं अभी ऑडिट पढ़ा रहा हूं तो मुझे ऑडिट करना आना चाहिए, ऑडिट कैसे होगा, कैसे करूंगा, मुझे वो सोचना आना चाहिए। तो ये ऐसे दोस्तों इससे ये उम्मीद करता है। उसके बाद क्या उम्मीद करता है, दूसरों द्वारा निष्पादित किया गया कार्य। अब ध्यान से सुनना, एक सीए को दूसरों से काम करवाना आना चाहिए और दूसरे के काम किए हुए काम को चेक करना आना चाहिए उसको। ऐसे नहीं है कि उसने क्या किया सीए को पता ही नहीं है, तो सीए काम क्या करेगा। ऐसे दोस्तों सीए से उम्मीद करता है कि बेटा तेरे को ये सब आना चाहिए, ध्यान रखना। डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद सीए को डॉक्यूमेंट्स, जो काम किए है ना सीए ने, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। कभी भी भविष्य में उसकी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी इनकम टैक्स मांग सकता है, कभी भी जीएसटी वाले मांग सकते हैं, कभी भी कोर्ट मांग सकता है, किसी केस में सरकार मांग सकती है कभी भी। तो उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हर चीज का जो उसने ट्रीटमेंट किया, जो अपनी राय दी है, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, किस बेसिस पे उसने ओपिनियन दी है अपनी। ठीक है, उसके बाद है ऑडिट एविडेंस। उसके बाद क्या है, ऑडिट एविडेंस। ऑनलाइन वालों ध्यान रखना, ठीक है, सोचना कि आप सीए हो, आपको ये गुण मांगे जा रहे हैं, इसलिए तो इतनी सीए की इज्जत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण। लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का उसको ज्ञान होना चाहिए कि भैया अगर आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती, अब आप ऑडिट समझ रहे हो, आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो क्या करोगे, समझ रहे हो। अगर आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। इंटरनल कंट्रोल, अब आपको यह भी पता होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ जी जाग रहे हो ना, हाँ यहां हो तो यहां दिखो भी। अच्छा नहीं, इसका क्या मतलब है, देखो ना, ध्यान दो ना। अभी मैं आपसे पूछ लूं तो बता दोगे, पक्का पक्का बता दोगे। बताओ फिर मैंने क्या बताया अभी तक, फटाफट से बताओ। मतलब यही समझ में आया कि आप सीए बन गए हैं, इतना ही समझ में आया कि आप सीए बन गए, इसी फीलिंग में चले गए और घर में जाके बोल दोगे कि आज से मेरा नाम सीए है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब सीए बन ही गया तो भाई ये पॉइंट भी याद कर ले, ये फॉलो भी करने हैं। अच्छा, अब उसको अपने ऑडिट की, अपने काम की योजना बनानी आनी चाहिए, उसके पास ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। अब बेटा ये ऑडिट एविडेंस से संबंधित एसए है, एसए 500 याद रख लेना, एसए 500। योजना से संबंधित एसए होता है 300। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, एक एक चीज का आपको ऐसे, अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे दे रखा है, ठीक है 230। ठीक है,
तो ये सारे चीजों के लिए आपको क्या करना है, ये सारे के सारे आपको क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन करना है, योजना बनानी है, ये सारा का सारा आपने क्या कहते हैं अंकेक्षण साक्ष्य हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ऐसे भी आ गए कि भैया अगर आप ये काम कर भी रहे हो तो कौन से ऐसे में, अब जैसे ऑडिट एविडेंस है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऐसे 500 आपको डिटेल में बताता है, हालांकि ऐसे 500 के बाद की पूरी सीरीज आपको एविडेंस के ऊपर ही बात करते हुए दिखेगी, ठीक है, कि भैया आप सबूत कैसे जुगाड़ोगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैंने राय दे दी, मैंने घोषणा कर दी कि ये कंपनी के खाते सही नहीं है, तो किसी ने मेरे से पूछ लिया कि भाई आपने ये, मैनेजमेंट ही पूछ लिया कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, क्या प्रूफ है आपके पास। तो अगर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया हुआ उन प्रूफ्स का, मेरे पास साक्ष्य नहीं है, तो मैं ऐसी कुछ कंपनी के ऊपर थोड़ी ना कह दूंगा कि कंपनी ने आपको झूठ बोला हुआ है दुनिया को। तो मेरे पास ये होना चाहिए। सीए से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन चीजों को फॉलो करेगा। लेखा प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का ज्ञान, मेरे को अगर अकाउंटिंग ही नहीं आती तो मैं चेक क्या करूंगा, ठीक है। मेरे को इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कंपनी में मैं जाके, ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाके समझ सकूं कि यहां पर कंट्रोल कैसा है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, ये हरकतें ना चिंटू वाली हैं कईयों की। हाँ आपको बोल रहा हूं मैं, आपका तो नाम ही चिंटू रखूंगा, आगे से मैं चिंटू ही बोलूंगा आपको, ठीक है। हमारे ना एक सर होते थे सीए में, ये मैं सीए फाइनल में था उस समय, वो फेमस हुए थे, स्वप्निल पाटनी सर। तो वो भी यही बोलते थे चिंटू, मुझे वो शब्द बड़ा प्यारा लगता है इसलिए मैंने रख दिया, आपकी हरकतें चिंटू वाली हैं, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, अंकेक्षण निष्कर्षण और रिपोर्टिंग, मतलब ऑडिट के, मैंने जो ऑडिट किया उसका रिजल्ट क्या है और उसके रिगार्डिंग मुझे रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्ट कैसे बनेगी उसकी मुझे ज्ञान होनी चाहिए। तो ये ऐसे 200 आपसे उम्मीद करता है बेटा, ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मैं पूछूंगा भी सही है सारा का सारा ना आपको। अब बात करते हैं ऐसे प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड अंडर ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए। देखिए कुल मिला के ना, देखो क्या क्या ऑडिट में कवर होना चाहिए। अब हम थोड़ी चीजें ना फटाफट से चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है आपको 25 से 30 क्लासों में बढ़िया शानदार तरीके से ऑडिट, आपको सीए बना देना बेटा, बस कंपटीशन का सीए, है ना। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पर नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीए बन के देखो, मैंने कहा था ना रट्टा कुछ नहीं मारना, रट्टा मारेंगे नहीं, पॉइंट समझना है बस कि यार कौन सी जगह पे क्या है और क्यों है। अब आपसे सीए बन के ये उम्मीदें कर ली कि भैया आपको गोपनीयता रखनी है, आपको लेखा प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए, आपको इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज होनी चाहिए, आप एविडेंस को संभाल के रखोगे, आप लेखा प्रणाली जानते हो, चलो ये तो मैंने बोल दिया पीछे, आप क्या कहते हैं इंटरनल कंट्रोल हो गया, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें 2 बार याद करोगे। अच्छा ये स्किल एंड कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ये सारे प्लानिंग करी होनी चाहिए, हाँ मैं वही शब्द मैंने कहा कौन सा बोल रहा हूँ, तो प्लानिंग करोगे, तो ये सारी चीजें सीए से उम्मीद करी जाती है। अब बात कर रहा है अंकेक्षण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, ध्यान से सुनना, वही घूम फिर के आने वाले हैं पर आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं, प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा, आप जब भी किसी कंपनी में किसी संस्था में ऑडिट करने जा रहे हो तो उसकी रिव्यू करना आना चाहिए आपको कि भैया वहां चल क्या रहा है, उस कंपनी में कैसे काम हो रहा है, आप देखते ही समझ आ जाना चाहिए, आप उसको पढ़ पाओ तभी तो आप राय दे पाओगे उसकी, कहाँ फ्रॉड हो रहा है कहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा आप समझ पाओगे। तो प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी आनी चाहिए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, आपको पता होना चाहिए कि भैया कि उस बंदे के ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल लगे हुए हैं, अब ये इंटरनल कंट्रोल का हालांकि आपका एक चैप्टर है, ध्यान सुनना, इंटरनल कंट्रोल का आपका एक चैप्टर है पूरा का पूरा, वहां में आपको इसको डिटेल में इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, ठीक है, इंटरनल ऑडिट, इसके ऊपर गहन हमने अध्ययन करना है, इसका डिफरेंस समझना, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। ऑडिटर क्या करेगा, अंक गणितीय शुद्धता, अब ऑडिटर को भैया ट्रायल बैलेंस सही बना है नहीं बना, उसमें क्या गड़बड़ है उसको चेक करना आना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद लेखांकन के सिद्धांत, उसको सारे चेक करने हैं कि भैया जो अकाउंटिंग के नियम कायदे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आज की डेट में कई कंपनियों पे इंड एएस लग रहे हैं, समझ रहे हो, इंड एएस की नॉलेज है कि नहीं, वो सारी बातें आनी चाहिए। बुक्स ऑफ स्टेटमेंट, वो सारी चीजें चेक करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, संपत्तियां बैलेंस शीट में जो शो हो रही हैं, बैलेंस शीट में जो संपत्तियां शो हो रही हैं, ठीक है, एसेट आस्तियों का सत्यापन, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, जो संपत्तियां शो हो रही हैं वो क्या उसकी खुद की हैं या किसी और की हैं, वो सब चीजें वहां देखेगा।
देनदारियों का सत्यापन, ध्यान से सुनना बेटा। जो बैलेंस शीट में, आप देखो मैं कुल मिला के आपको एक बना के दिखाता हूँ, देखो क्या चीजें हैं। ये आपने बैलेंस शीट बनाई, ये उस कंपनी की बैलेंस शीट है, ध्यान से सुनना, अब मैं बना के दिखाता हूँ। देखो अकाउंटिंग के बाद ही ऑडिटिंग होती है, हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग के बाद ही ऑडिटिंग होती है। यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ पे आपको उसने दिखा दिया बिल्डिंग। अब आप ऑडिट करने जा रहे हो, ध्यान से सुनना, आपको एक क्लाइंट की बिल्डिंग मिल गई, ये बिल्डिंग लिखी हुई है, बिल्डिंग के बाद मशीन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना, मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, मशीन लिख दी, ठीक है। कोई और फिक्स्ड एसेट लिखी हुई है, ये फिक्स्ड एसेट लिख दी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ इन्वेंट्री लिखी हुई है, इन्वेंट्री समझते हो ना, स्टॉक, इन्वेंट्री लिख दी। उसके बाद कैश लिख दिया, बैंक लिख दिए। उसके बाद आपको लिख दिए डेटर, डेटर मतलब आपके लिए देनदार, वो लिख दिया आपके लिए। इसके अलावा क्या लिखा हुआ उस भाई ने, इसके ये लिख दिया, इधर से क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया आपके लिए। अच्छा, फिर कैपिटल लिख दी तो लोन लिख देता है वो, मान लो लोन लिख दिया उसने, लोन लिख दिए, बैंक लोन, क्रेडिटर लिख देता है वो। ये सारी चीजें यहां पर आपको लिखी हुई मिल जाती हैं। अब क्या होता है, एक ऑडिटर को जाकर, ध्यान से सुनना बेटा, इसके पहले पी एंड एल भी बना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, पर यहां समझना, वो गया यहाँ पे, वो उसको चेक करना है कि यार बिल्डिंग 10 करोड़ की लिखी हुई है, क्या 10 करोड़ की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डाटा गलत है। अब हो सकता है उसने बढ़ा रखी हो सकता है उसने घटा रखी हो। सर ये बढ़ाएगा घटाएगा क्यों, यही तो समझना है आपको, दिमाग लगाना है। आप मुझे बताओ वो बढ़ाएगा घटाएगा क्यों, क्वेश्चन है आपके एमसीक्यूज बहुत सारे मैंने डाले हैं आपके लिए। वो बढ़ाएगा घटाएगा क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना, अगर उसको बैलेंस शीट बढ़ा के दिखानी है किसी कारण से, किसी को दिखाना है कि भैया मेरे पास बहुत पैसा है, जैसे सत्यम की बात करो, एक घोटाला हुआ था 2008 के आसपास, सत्यम सॉफ्टवेयर बेंगलुरु की कंपनी थी, और ऐसा माना जाता है कि वो इंडिया की कंपनी जिसने अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट को छका दिया था, मतलब वो अमेरिका में लिस्टेड भी थी। उसने ऐसे सेल्स बढ़ा बढ़ा के दिखाई, उसने ऐसे ऐसे डाटा दिए उसको कि वो अमेरिका वाले भी नहीं पकड़ पाए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सेबी है ना, वहां यूएस की जो स्टॉक एक्सचेंज है इनको निगरानी रखती है ना, उस एजेंसी को छका दिया। ऐसा माना जाता है कि उसको आसानी से छकाया नहीं जा सकता, पर इन्होंने मजे ले लिए सत्यम वालों ने। क्यों, उन्होंने सेल ऐसे बढ़ा बढ़ा के दिखाई, ऐसी सेटिंग करी कि वो लोग पकड़ ही नहीं पाए। आपने बहुत सुना होगा सत्यम का, नहीं तो गूगल करना है चिंटू, गूगल करना, उसको करेगा, चलो अब नहीं बोलेगा, अब चिंटू नाम रख दिया इसका तो, ठीक है। अब मशीन आ गई, फिक्स्ड एसेट आ गई, इन्वेंट्री की बात करते हैं। तो अगर ये बढ़ा रखा है या कम कर रखा है, इधर कुछ ऊपर नीचे कर रखा है, लोन सही से दिखाई नहीं, क्रेडिटर है वो दिखाई नहीं, छुपा लिए, तो ऑडिटर का काम है, ये देखो, अब ऑडिटर का काम क्या है, आस्तियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, इनको चेक करेगा कि भाई साहब ये असली में है कि नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं गंगानगर में ना 2019 में मैंने जीएसटी ऑडिट किए। मैं जीएसटी ऑडिट करने के लिए क्या करता था, क्योंकि देखो जीएसटी की नॉलेज ना बहुत ज्यादा लोगों को थी नहीं, तो मेरे पास, मैं क्या करता, मैं क्लाइंट से डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता। हालांकि अब तो मैंने बंद कर दिया ऑडिट करने, उस समय क्या था, ऑडिट करना आता नहीं था किसी को, मैं सेशन करता ही था, आप लोगों को पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मेरे पास, मैंने सीए, कुछ दो चार सीए मेरे पास आए, मैंने उनको कह दिया कि आप लोग, आपके क्लाइंट का काम मैं कर दूंगा, क्लाइंट को आप डील करोगे, ऑडिट मैं कर दूंगा, मैं फीस आपसे लूंगा। क्योंकि सीए के प्रोफेशन में सबसे बुरी बात छोटे शहरों में ये है, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में नहीं है ये बात, फीस एक तो कम मिलती है या लेट मिलती है, एक एक साल बाद आती है, तो कोई मतलब तो रहता नहीं। मैंने कहा भैया मेरे को तो पैसा चाहिए, मैं काम कर दूंगा, आप अपने क्लाइंट से जो लेना ले लेना, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी फीस इतनी है, ठीक है जी, मेरा रेशो इतना है, शेयर बांट लिया था मैंने, पर मुझे चाहिए टाइम पे पैसा। मैं क्यों क्लाइंट ने नहीं दिए पीछे भागू, कोई मतलब नहीं है। हालांकि हुआ क्या, बाद में पैसे कम ही मिले, क्योंकि मैं आया दिल्ली से था, मैंने गंगानगर में काम किया, पर बाद में मैंने मना कर दिया उन सबको। क्योंकि देखो, आपको आपकी मेहनत का अगर कंसिडरेशन नहीं मिलता ना, आपको खुशी ही नहीं मिलती, आपको लगता है यार ये क्या हो गया। तो मैंने ऑडिट बाद में बंद कर दिया यहाँ के गंगानगर वालों के लिए, ठीक है। पर मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था, ध्यान से सुनना बेटा। मैं एक ज्वेलर के यहाँ गया, अब मैं नाम नहीं लूंगा, शहर का नाम नहीं लूंगा, अगर मैंने शहर का नाम और नाम ले लिया तो पता चल जाएगा बच्चों को, ठीक है। मैं ऑडिट के लिए गया, वहां पर ना बिल आए हुए एसी के, एसी के ऊपर लिया हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिनको जीएसटी की नॉलेज होगी उनको पता होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मजेदार किस्सा है। अब मैं कहूँ एसी आया है 2, वो एसी है कहां पे, स्टाफ देखे, स्टाफ जवाब ना दे,
मैंने कहा यार ये एसी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है टैक्स का, आपने एसी तो दिखा दो है कहाँ। अब उन्होंने सोचा था कोई गंगानगर या मतलब छोटे शहरों में क्या होता है इतनी जांच पड़ताल कम की जाती है, और मैं तो भैया दिल्ली वाला बंदा, मैं तो क्या कहते हैं ना बाल की खाल निकालने वाला में से, मेरे से काफी लोग परेशान भी हुए क्योंकि मैं कागज बहुत मांगता हूँ। क्योंकि देखो मैं ये नियम कायदे फॉलो करता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ तो आदमी सीए वापस से जाग जाता है कि यार ये भी तेरे को फॉलो करना है। अब हुआ क्या, मैंने तो कह दिया भाई साहब ये दिखाओ, पर बाद में फिर मालिक खुद कहता है कि ये एसी ना हमने घर पे लगाए थे। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपने वो एसी घर पे लगाए थे तो वो उसका आपको वो इनपुट नहीं मिलता, ये जीएसटी या टैक्स की बातें हैं वो वहीं समझाई जा सकती हैं, तो उसका आपको इनपुट नहीं मिलना चाहिए कायदे से सरकार के नियम के हिसाब से, पर उन्होंने ले रखा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑडिटर जाता है तो अपने वो देखता है कि भाई सामान आया तो कहां से आया। अगर घर में एसी लगाया तो घर के लिए डालो ना, आप बिजनेस में क्यों डाल के बैठे हो, लगाया घर पे दिखा बिजनेस में रहे हो, तो बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं। पर एक सीए की ड्यूटी है कि उनको चेक करे। ठीक है, सेम ऐसा दायित्व में होता है। ट्रू एंड फेयर व्यू, अब ऑडिटर को चाहिए कि भैया वो ईमानदारी से काम करे और अपनी एक ट्रू एंड फेयर सही और उचित दृष्टिकोण प्रदर्शित करे। उसके बाद वाउचिंग, ऑडिटर को सारे डॉक्यूमेंट्स सारा रिकॉर्ड चेक करके काम करना चाहिए। उसके बाद ऑडिटर क्या है, नियम कायदे फॉलो देखे कि वहां पे नियम कायदे फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए, ये भी ऑडिटर का काम है। और उसके बाद ऑडिटर का काम है रिपोर्टिंग करना, जो उसने देखा जो उसने समझा उसकी एक रिपोर्टिंग कर दे ईमानदारी के साथ, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। ठीक है, रिपोर्टिंग अब पता है कई तरह की होती है, रिपोर्टिंग का एक चैप्टर है पूरा आपका जिसमें हम क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्टिंग, एडवर्स, ठीक है, और डिस्क्लेमर, ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी इतना नहीं समझना, आपको तो ये समझना है कि एक भाई ऑडिटर तभी हो सकता है जब वो एक अच्छा अकाउंटेंट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, एक ऑडिटर अच्छा तभी हो सकता है जब वो एक अच्छा अकाउंटेंट है। अगर वो अच्छा अकाउंटेंट नहीं है तो ऑडिट क्या खाक करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब आप ऑडिट कर रहे हो तो उससे पहले अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। यही फायदा है जब मैं आपको, अभी मैंने बैलेंस शीट बना के दिखाई, मैं ऑडिट, अकाउंट्स और क्या कहते हैं आपका बिजनेस इसीलिए पढ़ा रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए इसलिए तीनों में पढ़ाता हूं। देखो ऑडिट में एक बात समझना, अकाउंट्स नहीं हुआ तो ऑडिट क्या करोगे, ठीक है, और बिजनेस नहीं हुआ तो अकाउंट क्या करोगे, समझ गए। तो कहने का मतलब ध्यान से सुनना, अगर अकाउंट नहीं है तो ऑडिट कैसे करोगे, अकाउंट नहीं है तो ऑडिट कैसे करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आता है ये कि अकाउंटिंग से पहले क्या और अकाउंटिंग के सॉरी अकाउंटिंग के बाद क्या और ऑडिट से पहले क्या, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पेपर में आता है। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, बिजनेस नहीं है तो अकाउंटिंग क्या करोगे, इसलिए मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे पता है मैं इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट ना पढ़ाऊं दूसरा टीचर क्या पढ़ाएगा तो लिंकेज कौन बैठाएगा, तो इसीलिए ये तीनों को मैं पढ़ाता हूं। ये वाला टॉपिक आपने अब कर लिया है ना। अब आपको समझ में आया मैं तीन सब्जेक्ट ये क्यों खुद से डील करता हूं, देने को तो मैं किसी को दे सकता हूं ये वाले सब्जेक्ट, बट नहीं, बिजनेस पढ़ोगे तो मैं आपको अकाउंट्स भी पढ़ाऊंगा, ऑडिट के बारे में भी चर्चा करूंगा, ऑडिट पढ़ाऊंगा तो आपको बिजनेस के बारे में भी सिखाऊंगा। क्यों, अगर ऑडिटर को बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो ऑडिट का चेक खाक चेक करेगा, उसको पता ही नहीं है। अब मैं ऑडिट करने गया आपको कॉटन मिल में, यहाँ रावत सर रोड पे, हनुमानगढ़ से जब रावत सर जाते हैं अपने, वहां ऑडिट की मिलें लगी हुई हैं, सॉरी कॉटन ऑयल की मिलें लगी हुई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। जीएसटी में अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का ऑडिट करना, कॉटन तो वैसे भी टेढ़ा है, जिसको जीएसटी की नॉलेज होगी उसको पता है कि भैया कॉटन मिल्स का ऑडिट इस समय गले की फांस बना हुआ है। मैंने करे बहुत सारी कंपनियों के, बहुत सारी फैक्ट्रियों के ऑडिट करे उस समय। अब क्या हुआ, सीन ऐसे समझना बेटा, वहां पे ऑडिट के दौरान की बात कर रहा हूं आपको मैंने जब बताया कि भैया उसका ऑडिट, मैं गया, मैं आया दिल्ली से, मैं इंडस्ट्रीज को जानता, यहाँ कॉटन कॉटन को क्या जानता, तो मेरे जो सीए मुझे लेके गए, मैंने उनसे पहले वो पूरी प्रोसेस समझी कि ये बिजनेस होता कैसे, पूरा बिजनेस को समझा कि भाई साहब सबसे पहले नरमा, जिसको मालूम होगा खेती का, सबसे पहले तो देखो भैया नरमा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, नरमे में से क्या होता है, नरमा खेत से निकला, उसके बाद क्या होता है वो मंडियों में चला गया या डायरेक्ट फैक्ट्री में चला गया। अब वो क्या करते हैं उसमें से वो एक प्रोसेस में डालते हैं, जिनिंग की प्रोसेस बोलते हैं उसको। वहां पे क्या होता है, उसका जो बिनोल फूल होता है, फूल में से क्या होता है, कपास और बिनोला अलग अलग हो जाते हैं। ये कपास तो क्या होती है, बंद कर इसको बांध करके क्या कर देते हैं, आगे कपड़ा मिलों को भेज देते हैं, तो ये होता है बिनोला। बिनोला मतलब, अब बिनोला शब्द में अब मैं क्या हुआ ना, तो आप ऐसे समझ लो उसका सीड है एक तरह से। इस बिनोले को आगे प्रोसेस करते हैं, इसमें से निकलता है ऑयल, तेल,
फिर निकलती है खल, खल जो पशुओं को डालते हैं वो, फिर उसके बाद निकलती है गाद। ये मैंने ऑडिट के इसलिए बता रहा हूं बेटा, आज भी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, केसेस आते हैं और सॉल्यूशन करता हूं मैं उसके, लीगल है ना। सबसे ज्यादा जीएसटी में अपने इस राजस्थान के एरिया में कॉटन मिलों पे जीएसटी वाले चढ़ के बैठे हुए हैं। उसमें से तेल निकलता है, उसमें से उसकी खल निकलती है जो पशुओं को जाती है, उसमें से उसका क्या बाद निकलती है गाद। ये सारी की सारी चीजें, अच्छा ये बिनोला भी बिकता है मार्केट में, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो बिनोले का आगे क्या काम है, पहले निकल गई कॉटन, कॉटन चली जाती है कपड़ों मिलों में, ऑयल खल गाद ये निकलती हैं चीजें, ठीक है। पहले मैंने अपने उन सीए साथी से पूछा, मैंने कहा भाई साहब मेरे को धंधा तो समझा, उसने मुझे ये धंधा समझाया, फिर मैंने उसका ऑडिट किया और ऑडिट शानदार, आज मेरे क्लाइंट जिनका ऑडिट किया है वो शानदार उनके चल रहे हैं, जिन्होंने कहीं और से करा था आज उनके केस चल रहे हैं। तो बात मुद्दे की है, आपको बिजनेस चाहिए, आपको बिजनेस की नॉलेज चाहिए कि भैया वो क्लाइंट मेरा करता क्या, नहीं तो ऑडिट क्या करोगे। और ऑडिट करने से पहले अकाउंटिंग की नॉलेज चाहिए, तो इसीलिए मैं ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इकट्ठे। क्लियर है ये वाली बात। चलो अब हम आते हैं आगे टॉपिक पे, अंकेक्षण का लाभ। चिंटू समझ आ गया ना आप तेरे को। हाँ चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। हाँ बोलो फटाफट से, तभी चलूंगा मैं आगे। चलो अब आ गए हैं अंकेक्षण के लाभ। हमारा जो अगला टॉपिक आ गया है वो है अंकेक्षण के लाभ। अब इसके फायदे क्या क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं, इतने तो समझदार आप भी हो, आप तो सीए हो, आपको समझाने में क्या ही समय लगना चाहिए, हो ना सीए। आज मैंने सीए बना दिया है आपको। तो देखो सबसे पहले तो देखो इससे फायदे क्या होते हैं, पुस्तकों और क्या कहते हैं स्टेटमेंट यानी कि विवरण का सत्यापन हो जाता है। जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनको क्या कर लेते हो आप, चेक कर लेते हो। इससे फायदे क्या है, आपकी बुक्स चेक हो जाती हैं। दूसरा, गलती आपको मिल जाती है, गलती को ढूंढ लेते हो, गलती की खोज होती है और उसकी रोकथाम के कुछ ना कुछ उपाय मिल जाते हैं। टाइम पे ऑडिट हो जाता है तो गलतियां पकड़ में आ जाती हैं, गलतियां पकड़ में आ जाती है तो उनका इलाज हो जाता है। उसके बाद धोखाधड़ी सामने आ जाती है, मोरल चेक हो जाता है। मोरल चेक मतलब कोई जानबूझ के तो ऐसे कांड नहीं कर रहा, कोई फ्रॉडिया तो नहीं बैठा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, चोरी छिपे तो नहीं हो रहा काम। इंडिपेंडेंट राय होती है, मतलब राय है ना, स्वतंत्र मिल जाता है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो लोग खुश हो जाते हैं कि भैया हाँ थोड़ा फास्ट चल रहा हूं यहाँ पे, है ना। देखो मोरल चेक क्या हो जाता है, मोरल का मतलब लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके मोरल के बारे में पता चल जाता है ऑडिट से। उसके बाद बेटा ऑडिटर अपनी राय दे देता है। तो ये फायदे हैं, स्वतंत्र राय होती है, सच का सच झूठ का झूठ ऑडिटर बोल देता है। शेयर होल्डर के हितों की रक्षा हो जाती है। शेयर होल्डर के हितों की रक्षा का मतलब क्या है, देखो सीधी सी बात है, शेयर होल्डर घरों में बैठे होते हैं, कंपनी मैनेजमेंट चला रहा होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे होते हैं, तो जिनका पैसा लगा वो घर पे हैं और जो चला रहे हैं उनका पैसा नहीं लगा हुआ, वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो ऑडिटर के कारण क्या होता है, पता चल जाता है कि भैया कंपनी बढ़िया तरीके से चल रही है। अब निदेशकों की क्या हो जाती है, पर्यवेक्षण हो जाता है कि भैया वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उनके ऊपर चेक है कि वो डर के रहते हैं कि भैया सीए आएगा तो कहीं पोल पट्टी ना खोल दे। अच्छा, सीए उनको कोई एडवाइस भी दे सकता है। तो ये ऑडिट के फायदे होते हैं। कोई अगर डिस्प्यूट है तो उसका निपटारा करवाने में सीए की राय मिल जाती है, हेल्प कर देता है। कई बार क्या होते हैं, कोर्ट के केस चल रहे हैं, किसी ने कोर्ट में केस डाल रखा किसी कंपनी पे, तो वहां ऑडिटर को बुलाया जाता है, कहते हैं भैया आप ऑडिट करो फिर हम फैसला देंगे, तो उसमें भी हेल्प करता है सीए। सीए के कारण क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट से लोन मिल जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस का क्लेम, अब मैं इंश्योरेंस क्लेम की बात करता हूं। मैं महीने 2 महीने बाद मेरा कोई ना कोई कोर्ट में कोई ना कोई काम पड़ता रहता है, क्योंकि फाइनेंशियल्स मैटर पे केस लगते ही रहते हैं ना। तो हाल फिलहाल में मैं किसी जानकार के पास बैठा था उसके चैम्बर में, तो हुआ क्या, वो कहता है यार सतीश जी एक काम था आपसे। मैंने कहा बताओ। अब क्या होता है, किसी से आप यारी दोस्ती भी करते हैं ना, उसके नुकसान भी है। नुकसान क्या हुआ, अब वैसे तो आए कोई, मेरे तो पैसे लगेंगे। कहता है यार ये एक बार फाइल है ना, इस पर नजर मारना। मैं कहा है क्या, बोल तो सही। कहता है यार एक बार देख तो ना। मैंने देखा, क्या यार किसी और सीए के पास थी, अब इंश्योरेंस कंपनी ने ना मतलब भेजी है मेरे पास, मेरे को समझ नहीं आ रही। मैंने कहा समझ क्या नहीं आ रहा है, इसमें खोली मैंने, उसमें इंश्योरेंस क्लेम की थी, किसी दुकानदार थी मेडिकल वाले की, उसकी आग लग गई। आग लग गई तो उसने क्लेम डाला, क्लेम डाला तो इंश्योरेंस कंपनी और उस बंदे में वाद विवाद। अब गए कि कंपनी ने मुझे केस लड़ने के लिए बोला हुआ है, तो देख इसमें क्या हो सकता है। तो बीमे के दावा में भी, मैंने बस आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया कि बीमे के दावे, बीमे के सेटलमेंट में भी सीए के ऑडिट का रिपोर्ट रहता है, मतलब सीए की उसमें एडवाइस रहती है कि भैया इतने का माल जल गया, इतना क्लेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए एक चैप्टर भी आपके इंश्योरेंस क्लेम, मैं तभी कह रहा हूं बेटा तीनों सब्जेक्ट को मैं जोड़ के चलूंगा। इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक भी है ना उसमें,
आग लग गई तो कितना क्लेम मिलेगा। अब उसमें आप पढ़ते हो कि माल जला तो उसका मिलेगा, अगर लाभों का जो नुकसान हुआ उसका मिलेगा, 5-7% उसको इंक्रीज करके मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप मेरे साथ अकाउंट्स में भी पढ़ोगे इंश्योरेंस क्लेम वाले चैप्टर में। इसके बाद किसी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी है तो वहां पे भी सीए आपको अहम हेल्प करता है। हाँ जी, समझ आ रहा है ना सबको। ये वाला टॉपिक तो क्या है, अपने को थोड़ा जल्दी जा सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा ये कि यार ये सीए की तो हेल्प चाहिए ना, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नॉलेज है इन चीजों की। उसके बाद व्यवसाय के बारे में सही जानकारी, अभी मैंने आपको ये बता ही दिया कि भैया धंधा कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऊपर नीचे क्या है। और जनरल पब्लिक को भी क्या होता है, हेल्प मिल जाती है। सर जनरल पब्लिक को कैसे फायदा, आम जन को कैसे फायदा? अरे भाई होता क्या है, आपको कोरोना टाइम याद है? सब चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा बेटा। कोरोना टाइम याद है? मैं कोरोना जब आया था ना, ये मैं बता रहा हूं आपको, मार्च महीने की बात, मार्च 2020। हाँ, क्या हो रहा था, मैं उस समय शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, शेयर मार्केट में। अब हुआ क्या सीन, मैं सीएन जी बिजनेस देख रहा, तो वहां पे कोरोना की आहट तो हो गई थी। मैं क्या है, थोड़ा सा ना डरपोक किस्म के हैं, हम चीजों में बच के रहते हैं, ठीक है। सीए कहते हैं ना, रिस्क लेने से थोड़ा सा क्या कुछ चीजों से डरना शुरू कर देते हैं, ये भी एक खासियत आ गई। तो मैं कोरोना के प्रति ज्यादा सतर्क था, न्यूज ट्रेस कर रहा था उस समय। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा दिए। अब प्राइस बढ़ा दिए तो भैया क्या कहते हैं, अनिल सिंघवी जी हैं जी बिजनेस पे, उन्होंने मुहिम छेड़ दी उस दिन। कहते भाई साहब अब लोगों को साबुन और उसकी जरूरत है, आप इनके प्रोडक्ट के प्राइस कैसे बढ़ा रहे हो? अभी तो कोई किसी तरह की कॉस्टिंग ही नहीं बढ़ी, पर कंपनी चाहती थी कि यार अब साबुन सोप बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी तो मैं प्रॉफिट कमा लूं। तो उन्होंने क्या किया, मुहिम छेड़ दी, और रातों रात, मतलब उसी दिन उसी समय थोड़ी देर में कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने शुरू हो गए। इतना इंपैक्ट था अनिल सिंघवी की मुहिम का कि कंपनी ने हैंड टू हैंड प्राइस कम किए प्रोडक्ट के। तो आम जनता को पता होना चाहिए कि भाई कंपनी में चल क्या रहा है, ऐसे थोड़ी ना कोई मुंह उठा के कुछ भी प्राइस लेना शुरू कर देगा। साफ उन्होंने कह दिया था कि आप तो जनता का, इस समय आपको जनता का साथ देना चाहिए, साबुन सर्फ की जरूरत है इस समय क्लीनिंग के लिए, आप प्राइस बढ़ा रहे हो। उस समय किसी भी प्रोडक्ट की कच्चे माल की कोई कीमत नहीं बढ़ी थी, फिर आपके प्राइस कैसे बढ़ रहे हैं साबुन सोप के? हैंड टू हैंड इनके प्राइस गिरे थे, और बाबा रामदेव जी की पतंजलि ने तो प्राइस बढ़ाए ही नहीं थे बल्कि कम कर दिए थे। ये उस समय की न्यूज है, इसीलिए आम जनता को भी फायदा होता है। देखो मैं वही कह रहा हूं, आपको जब ऑडिट पढ़ रहे हो तो बिजनेस की भी समझ होनी चाहिए, अकाउंटिंग की भी समझ होनी चाहिए, और इन सब चीजों को समझ के अब आप नहीं भूलोगे कभी, मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, अब आप भूल ही नहीं सकते ऑडिट को, ठीक है। कहो इनमें से कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई, तो ऑडिट के आपको फायदे समझ में आ गए, गलतियां ढूंढ लोगे, किताबों का सत्यापन हो गया, एसेट लायबिलिटी इन सब का पता चल गया, ठीक है। अच्छा, कर विभाग के लिए उपयोगी, अब ये भी एक फायदा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपने टैक्स ऑडिट सुनी होगी, हर साल होती है कंपनियों की, वो क्यों करवाई जाती है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है हम सभी लोगों की जांच नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा सीए साहब को पावर दे दो, सीए साहब हमारा काम करके दे रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स का काम करके देते हैं, चेक करके देते हैं कि भैया सब कुछ सही है कि नहीं है, तो वहां उनके लिए फायदे की बात है। और आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी, सीए क्या करता है, बताता है कि भैया कंपनी में सब कुछ सही है नहीं है, तो इससे क्या होता है उसके बारे में पता चल जाता है आम जनता को। बस बस अब खत्म करने वाले हैं, बस लास्ट, आज के लिए इतना ही बनाया हुआ है। मुझे पता है आप लोग उबलना शुरू हो जाते हो ना, वो कहते हैं ना कि वो पतीले के अंदर वो गर्म पानी में वो अंडा उबलता रहता है, आप लोगों को कभी बस घड़ी में टाइम दिखा नहीं कि भैया हम सर 4 घंटे से बैठे हैं, 5 घंटे से बैठे हैं, उबलना शुरू कर देते हो, ठीक है। अंकेक्षण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अब कुछ दिक्कतें भी हैं यार ऑडिट के साथ, दिक्कतें क्या हैं ध्यान से सुनना। मैंने आपको बोला ना कि सीए में ट्रू एंड फेयर व्यू दिया जाता है, क्यों? कुछ चीजें नहीं सामने आ सकती, अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट बहुत तगड़ा है ना, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज है, अगर आपको अकाउंटिंग बढ़िया आती है ना बेटा, आप ऐसी ऐसी एंट्रियां मारोगे कि सीए के हाथ से ही निकल जाएंगे, आप छुपा सकते हो चीजें। कैसे? धोखाधड़ी का पता ना लगना, ऐसी बहुत सी चीजें कई बार हो जाती हैं जिससे पता ही नहीं चल पाता कि यार फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एंट्रियां ऐसी सेट की होती हैं कि नजर में नहीं आती, प्लानिंग पूरी तगड़ी करी होती है, चीजें छुपाई होती हैं, बिल लिए होते हैं झूठे मूठे, ठीक है। अच्छा मैं कॉटन कॉटन मिलों की बात कर रहा हूँ ना, कॉटन मिलों में क्या है, इन्होंने बहुत बिल घुमाए थे, तो वो चीजें अगर ऑडिटर, हम अब अगर नॉलेज नहीं है तो आप पकड़ोगे कैसे? उसके बाद दूसरों द्वारा स्पष्टीकरण पर निर्भरता, कई बार क्या होता है कुछ चीजें
दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाती है। मैं कहता हूँ यार ये वाली इन्फॉर्मेशन ला के दो, मैं किसी कंपनी में गया, वो मिली नहीं, वो आई नहीं, कई दिन तक वो काम लटका रहा। दूसरों की राय पर निर्भरता, सर राय दूसरों की जरूरत क्या है, राय तो सीए देने का काम है, सीए को देना है। बेटा होता क्या है, अब एक ना कोर्ट का मैटर है, ध्यान से सुनना। ऐसे ना 600 की सीरीज, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको पूरे ऐसे फिंगर्स पे याद करवा सकता हूं। ऐसे 600 की सीरीज है, उसके अंदर ऐसे 600, 610, 620, ये तीन ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको क्या कहते हैं कि दूसरों पे डिपेंडेंट बताते हैं कि भैया सीए को राय भी लेनी पड़ सकती है। वो वहां क्या है, कुछ केस ऐसे हैं, जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, अब वो कोर्ट का केस हार गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, कंपनी बंद भी हो सकती है। जैसे ना साउथ में, चाइना में, चाइना नहीं बोल रहा, चेन्नई के पास एक फैक्ट्री लगी थी। अब उसके ऊपर एनवायरमेंट के चक्कर में ना बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे थे। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद वेदांता या ऐसा कुछ करके था, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा। वो आई थी बाहर से कंपनी, फैक्ट्री खोली, उसने सब कुछ करा, यहाँ विरोध कर दिया आसपास के लोगों ने, हालांकि साजिश हुई थी कंपनी के अगेंस्ट। तो कोर्ट में केस लग गया। कोर्ट में केस लग गया तो सोचो, अगर मैं उस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और कोर्ट में केस लगा हुआ है, तो मैं एडवोकेट से पूछता हूं कि भाई कितने % चांस है कि अपने केस जीत जाएं। वो भाई से मुझे क्यों पूछना पड़ रहा है, अगर केस हारने के चांस है तो कंपनी बंद हो सकती है, तो मुझे बताना नहीं है लोगों को कि भैया ये कंपनी बंद हो सकती है, ध्यान रखना। तो इसीलिए लोग, मुझे एडवोकेट की राय की जरूरत पड़ सकती है, मुझे कभी इंजीनियर की राय की जरूरत पड़ सकती है। कैसे, अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, एक प्रोजेक्ट बन रहा है, तो मैं इंजीनियर से पूछता हूँ कि भाई कितना पैसा लगेगा, इन्होंने कह रखा 600 करोड़, इंजीनियर कहता है पागल हो गया, लगने 200 करोड़ ही है। इंजीनियर से पूछूंगा ना, हो सकता है 600 करोड़ दिखा रही हो कंपनी, लगने 1000 करोड़ हो, जिसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें मुझे दूसरों से राय लेनी पड़ सकती है, तो ये इसकी कुछ कमी है। अब वो राय अगर उसने सही नहीं दी तो मेरी मेरी गलती हो जाएगी, मेरे राय में, मैंने इंजीनियर से राय ली, इंजीनियर ने राय मुझे गलत दे दी, किसी भी कारण से दे दी, उसने पैसे खाए हुए थे या गलती से दे दी या जानबूझ के दे दी, सोच के देखो, एडवोकेट ने मुझे राय गलत दे दी, उसकी राय पे मेरी राय टिकी हुई थी, तो मेरी राय गलत हो गई ना। तो ये ऑडिट की कुछ कमियां हैं। कन्फ्लिक्ट विद अदर्स, कन्फ्लिक्ट विद अदर्स, अब हो क्या सकता है, दो ऑडिटर काम कर रहे हैं, उसने अपनी अलग राय दी, मेरी अलग राय दी, और ये 99% केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो होता है, ये कमी है। दो ऑडिटर ऑडिट करेंगे, अलग अलग ऑडिट की रिपोर्ट आ सकती है, उसको कोई कमी नहीं मिली, मेरे को मिल गई, मेरे को कुछ नहीं मिला, उसको कुछ मिल गया, तो ये भी हो सकता है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अब क्या होता है, मैंने कोई राय दी किसी कीमत के आधार पर वो कीमत में उछाल ऊपर नीचे हो गया, तो इस कारण भी क्या होता है, अंकेक्षण की क्या होती हैं, सीमाएं आ सकती हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो ही सकते हैं ना बेटा। महंगाई का अगर पाकिस्तान होता तो बिल्कुल हो सकता है, आज इंडिया में महंगाई लगभग स्टेबल है, पर पाकिस्तान जैसी कंट्री में आपने महंगाई तो देखी है, रिकॉर्ड तोड़ रखी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ भ्रष्ट आचरण, कुछ ऑडिट की लिमिटेशन भी है कि भैया कुछ सीए या उसके बंदे मिल गए, सुन रहे हो, तो वो कमी है। ये तो देखो, कोई आश्वासन नहीं, कोई एश्योरेंस नहीं। देखो बेटा, एक चीज ये, हालांकि नाम तो रख दिया गया ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, पर यार इस चीज की कोई गारंटी नहीं मिलती है कि हाँ यार जो सीए ने काम किया वो बिल्कुल सही है, और देगा भी कैसे। देखो अगर पॉसिबल होता तो दे दी जाती, कोई डॉक्टर कोई गारंटी दे सकता है पेशेंट की, नहीं। एडवोकेट कोई गारंटी दे सकता है, आंसर नो। पंडित जी कोई गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा हो ही जाएगा, जब वहां नहीं है तो सीए के काम में कौन सी गारंटी ढूंढ रहे हो तुम लोग, हैं। चलो, है ना गलत बात ये। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब कई बार ना देखो, आपने बैलेंस शीट बना ली, आपने दोनों शीट बराबर कर ली, पर अंदर उन आइटमों के अंदर ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे हो रखी है, सेटिंग हो रखी है, कैसे कैसे पता चलेगा, तो कई बार वहां से कमी आ जाती है, और विस्तृत जांच संभव नहीं। कुछ बार क्या होता है, टाइम लिमिटेड होता है, जैसे अमेजोन में मैं ऑडिट करने चला गया साल का, अब अमेजोन में रोज की लाखों ट्रांजैक्शन है, तो मैं कैसे चेक कर लूंगा। हालांकि इसके मेथड बने हुए हैं, सिस्टम ऑडिट होता है, कंप्यूटर सिस्टम, उसमें कोड डल जाता है, पर कई बार फिर भी गलतियां रह ही जाती है, देखो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये सारी कमियां हमें ऑडिट में देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक लास्ट बस ये फटाफट वाला, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। ऑडिटर इंडिपेंडेंस, ये अवधारणाएं फॉलो करनी पड़ती है भैया ऑडिटर को अंकेक्षण की। पहली क्या है, निष्पक्षता, मैं बता चुका हूं इसके ऊपर, ठीक है। निष्पक्षता क्या है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा, ये मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूं। दूसरी, भौतिकता, मटेरियलिटी,
दूसरा क्या है? अब भाई थोड़ा थोड़ा बस लास्ट रह गया, ध्यान दे लो। दूसरा क्या है? भौतिकता, मटेरियलिटी। अब ऑडिटर क्या करता है, वो ये देखता है कि कौन सी चीजें जरूरत में है, वही उसी पे काम करता है, मटेरियलिटी। अब वो देखो, मान लो बड़ी कंपनी में गया, वहां पे 10-10 हजार की कोई वैल्यू नहीं है, 50 हजार की कोई वैल्यू नहीं है, 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो उनको चेक कहता है यार इस पे ज्यादा टाइम क्यों लगाऊं, वहां पे लाखों वाली बड़ी बड़ी आइटमों को चेक करता है वो। अगर किसी छोटी फर्म का ऑडिट मिला जहां पे 10 हजार बहुत बड़ी अमाउंट है, तो ये भौतिकता का मतलब कौन सी चीजें मटेरियल है ये देखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मुझे वहां पे कैसा बिहेव करना है, तो ये ऑडिटर को देखना पड़ता है। तो दूसरी अवधारणा मटेरियलिटी। तीसरा ट्रू एंड फेयर व्यू। अब ऑडिटर को जब भी अपनी राय देनी है वो ट्रू एंड फेयर देनी है, जो उसने देखा जो उसने समझा उसके बारे में उसको बताना है। और लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ऑडिटर को यह भी ध्यान रखना है कि जो नीतियां उस फर्म ने फॉलो करी हैं, जो ऐसे फॉलो किए हैं, जो पॉलिसी फॉलो की है, उसके ऊपर उसको अपनी राय देनी है। कैसे राय देनी है? उसको ये देखना है कि भैया क्या ये लेखांकन जो भी एंट्रियां हुई हैं क्या उसमें फॉलो किए गए हैं, क्या पारदर्शिता थी, उन्होंने जो एंट्रियां करी हैं, जो अकाउंटिंग फॉलो की है, क्या वो जब एंट्री हुई है, जो अकाउंटिंग हुई है, उसको किसी से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्या कोई गलत व्याख्या तो नहीं हो रही, और क्या उसमें सारी लेखांकन नीतियां शामिल हैं। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, उसमें कहते हो कि स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होगी, फटाफट से बताओ, मार्केट वैल्यू पे करें क्या स्टॉक की वैल्यूएशन? AS2 क्या कहता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो उसको देखना है कि क्या उन्होंने उसको फॉलो किया है कि नहीं किया। डेप्रिसिएशन में एस्टिमेशंस लिए हैं वो प्रॉपर लिए हैं कि नहीं लिए हैं। डेप्रिसिएशन ह्रास लगाते समय जो एस्टिमेशन लगाए हैं क्या वो सही से लगाए हैं कि नहीं लगाए, तो ऑडिटर को ये चेक करना है उन्होंने ये चीजें फॉलो की है कि नहीं। अगर उन्होंने कंटिजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन बनाए हैं, रिजर्व फॉलो किए हैं कि नहीं किए, इन्वेस्टमेंट की एंड AS13 के अकॉर्डिंग उसकी डीलिंग करी है कि नहीं करी। मैं आपको AS ऐसे टिप्स पे याद करा दूंगा बेटा, ध्यान रखना, बस आप पढ़ने वाले बनना। चलते कॉन्सेप्ट में हम बात कर सकते हैं, चाहे AS13 की बात करनी हो, AS14 अमेलगमेशन की बात करनी है, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट की बात करनी है, AS16 बोरोइंग की बात करनी है, हम कभी भी किसी भी AS के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो कुछ भी ना समझ आए पढ़ लेना, पर बेटा नाम जरूर याद रख लेना, इनके नाम के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कर लोगे ना? चलो, हाँ यस तो बोल दिया, पर पता नहीं कितना करेंगे, कोई नहीं, टेस्ट होगा तो बेटा पता चल जाएगा, सब पोल पट्टे खुलेंगे, है ना। वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनेगी। चलो चलो आज पर इतना ही, मुझे पता है इससे ज्यादा आप मुझे सहन नहीं कर पाओगे, तो आप तो सहन कर रहे होगे ना, कर रहे हो ना? चलो ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।